हेलो बच्चों। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज हम लोग क्या करने चल रहे हैं? आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8 का डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है और ये इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स, ये इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड व्हेन वी हैव एक्चुअली स्टार्टेड टू डिस्कस द न्यू काइंड ऑफ वेव, तो हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक चीज़ करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? तो द साइंटिस्ट मैक्सवेल वाज फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कशन मैक्सवेल ने किया था। Actually, he had carried out a number of experiments for finding out result related to the electromagnetic induction. तो उन्होंने क्या किया? He practically observed that when there is a component of electric field that is varying with time, as well as magnetic field which is also varying with time, both are simultaneously present. तो दोनों जब क्या होती हैं, एक साथ प्रेजेंट होती हैं, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू वेव्स a kind of third wave generated which is entirely different to the nature of electric and magnetic field. ये क्या होती है? This wave is called electromagnetic wave. तो एक्सपेरिमेंटली मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया क्या कि व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दैट इज वेरिंग विद टाइम and magnetic field component that is also present varying with time is both present, then ultimately a kind of new wave generate which have entirely different direction with the electric and magnetic field component, and that is called electromagnetic waves. इसी को क्या बोला उन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला। अब अगर इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझी जाए तो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in our society or in our country or in our world, we have developed a kind of phenomenal growth in the communication system. जैसे ही हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चला तो हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशन यूज की, और आज उसी का परिणाम है कि हम और आप एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, और इस लॉकडाउन में भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो है पढ़ाई से किसी तरह से दूर न हो पाए। इवन बच्चे भी क्या है, टीचर से कहीं ना कहीं से इसी माध्यम से क्या है, कनेक्ट है। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, मैक्सवेल को फॉर दिस इंटायरली न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हमको उनको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से क्या हुआ है, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो पाया है। तो अब ये तो हो गया, लेकिन अब इसमें कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे हाल में हटाया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिलेटेड पोर्शन। आपके बर्डन को कम करने के लिए कुछ पोर्शन को हटाया भी गया है। हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हटाया गया है। इसको मैं बहुत शॉर्ट में आप लोग को बताना चाहूँगा। आप इसको जानते रहें क्योंकि आपको फर्दर भी तैयारी करनी है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से वेव का प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ईएम वेव्स क्या होती हैं, तो ईएम वेव्स आर कपल्ड टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट इन स्पेस। स्पेस में क्या होती है, प्रोपोगेट करती हैं। व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे बोथ विल गिव राइज टू द ईएम वेव, जैसा मैंने बताया आपको। तो मैक्सवेल फाउंड सो मैनी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, so he has given that time varying electric field combined with time varying magnetic field, and it gives EM waves. So practically if we consider as a three-dimensional x-axis, y-axis and z-axis, suppose that in x-axis the propagation of electric field is varying with time, and along y-axis the propagation of magnetic field is taking place, then z-axis will be taken out by the waves, that is electromagnetic waves, which is entirely different direction of electric and magnetic field waves. इनसे क्या होती हैं, अलग होती हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का,
तो हम लोग अभी इसके पीछे के चैप्टर पढ़ के आए, मैग्नेटिज्म भी पढ़ा हम लोगों ने, अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ा, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वेरिएशन से करंट इंड्यूस होती है ये भी पढ़ा। तो व्हेन ऑस्टेड एंड फैराडे as well as Lenz have given contribution in the case of electromagnetic induction along with the Maxwell, along with the क्या बोलते हैं उनको, टेस्ला। इनके साथ में जब ये इतने सारे कंट्रीब्यूशन हुए तो मैक्सवेल ने ये पॉइंट आउट निकाला कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करने से अगर क्या हो रही है, एक करंट अगर इंड्यूस हो रही है, तो करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करने से क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होना चाहिए। दैट वाज ऑब्वियसली डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर। बट एक्चुअली ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक, जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ द कैपेसिटर, एक कैपेसिटर पे एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था दैट वाज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर बाय द सराउंडिंग ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। इट वाज सरप्राइजिंगली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द केस ऑफ द कैपेसिटर। So from then a kind of new current was developed that was called as a displacement current। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे displacement current के लिए कैसे किया गया कि Maxwell has taken a kind of capacitor connected with a battery। तो अब बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो करंट स्टार्टेड टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर कैपेसिटर में क्या होती है, करंट स्टार्ट करने लगती है एंड सूनली इट विल स्टार्ट टू चार्ज दिस कैपेसिटर प्लेट। ये कैपेसिटर प्लेट को क्या करने लगेगी, चार्ज करने लगेगी। तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा, ठीक है, एंड दिस वन इज अ करंट। तो बाय टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ में भी बेसिकली क्या किया था, कुछ करेक्शन किए थे, और हम लोगों ने चैप्टर 4 में एम्पियर सर्किट लॉ भी पढ़ा था और प्रूव भी किया था। वी हैव टेकन आउट द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ फॉर द क्लोज सरफेस, जहां पे हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन एज द न्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग। ये हम लोगों ने 4th चैप्टर में भी इसको भी डिस्कस किया था। तो व्हाट मैक्सवेल हैज ऑब्टेन्ड विद द एम्पियर सर्किट लॉ कि इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली ही हैज टेकन आउट द सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट एज ऑस्टेड हैज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ द कंपास टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इन्होंने करंट कैरिंग वायर में, इन्होंने देखिए ये डायरेक्शन करंट की उल्टी हो गई, इन्होंने जब करंट जहां जहां करंट फ्लो कर रही थी, इस करंट में क्या किया, इन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया कि एक कंपास रख करके देखा, तो ही प्रैक्टिकली ऑब्टेन दैट कि करंट जहां पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रहा है, या वहां पे करंट भी जनरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ एमीटर। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस में, क्लोज सर्किट में जहां करंट फ्लो हो रही है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट ही वाज मोर सरप्राइज टू सी दैट व्हेन द कैपेसिटर आर separated with some part or the some space, that means this space, तो यहाँ पर भी किसी तरह का कोई करंट कंपोनेंट नहीं होना चाहिए था बिकॉज इट इज इंटायरली फ्री। बट उन्होंने क्या देखा कि एज इट प्लेस द कंपास, एज इट प्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करंट बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, तो उन्होंने कैपेसिटर प्लेट के बीच में जैसे ही आइडेंटिफिकेशन किया तो वो क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, अरे यहाँ पे भी कैसे करंट है, यहाँ पर भी उसको क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज तो ये हो गया क्या कि जब भी सरफेस हमारा क्लोज है, यानी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे करंट हमारा है, लेकिन अब ये सरफेस जो हमारा बच रहा है इट इज इंटायरली नॉट क्लोज, दैट मीन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट नहीं होना चाहिए, या क्लोज सरफेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल नॉट प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ करंट, बट करंट मिल रही है। तो अब ये करंट अगर मिल रही है तो डेफिनेटली मैक्सवेल थिंक दैट वी हैव टू सपोज टू चेंज द लॉ गिवन बाय एम्पियर सर्किट या एम्पियरियन लूप, उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन चेंज करें तो कैसे करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बताना तो पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द प्रेजेंस ऑफ करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। हम अगर ये बताएं ही ना और हम किसी भी नियम में जाके चेंज कर दे तो ये हमारा क्या है, ऑथेंटिक भी नहीं है कि हम किसी भी फिजिक्स के रूल को जाकर के क्या कर दे, चेंज कर दें।
तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को समझाया और आप लोग भी समझ सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होता है कैपेसिटर प्लेट में, ये हम लोग भी पढ़ चुके थे, उस समय भी हमारा भी डेवलप हो गया था, डिस्कशन हो गया था। तो अब यहाँ पे E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है जो क्या करती है, चलती हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस विल प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू EA। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक तरह की करंट इंड्यूस होती है। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी तो ये स्कीम किया, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द लाइन प्रोड्यूस इंड्यूस करंट एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस और थ्रू द सरफेस विल प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ करंट। तो ये क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द presence of flux or presence of electric field line is necessarily important for production of the current and that is called displacement current। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे इसमें क्या करना चाहें, ऐड करना चाहें, तो यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड करना पड़ेगा। तो हमने किया भी, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ कहाँ से रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर प्लेट्स। और इसका कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली, कैसे, E इज इक्वल टू हम जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A होता है, तो E विल बिकम Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और Q इज इक्वल टू A epsilon naught E. Now what is the Q? Q is the charge that is present on the capacitor plate which is responsible for production of the electric current that is called displacement current। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, dq by dt हो जाएगा and that will be equal to A epsilon naught dE by dt। तो this is what dq by dt rate of flow of charge, इसी को हम क्या करेंगे, id कहेंगे। तो id is equal to epsilon naught A dE by dt। Now we have to add as a component of displacement current as epsilon naught A dE by dt। और अगर आप चेंज करना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है आपका, EA होता है। तो जहां पे आपका dE by dt है उसकी जगह पे आप ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, epsilon naught A dE by dt या d by dt आप EA करके यहाँ पे फाई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, B dot dl is equal to mu naught I naught that was present initially by the Ampere rule and epsilon naught d phi by dt। तो यहाँ पे जो epsilon naught d phi by dt जो ऐड किया जा रहा है, यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये जानना आपको भी जरूरी था, हटाया भले गया है लेकिन जानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस की बात करते हैं। तो आफ्टर सक्सेसफुली explanation of the displacement current in the case when the current is flowing through a circuit like capacitor plate, the electromagnetic waves is necessarily identified with the help of these four laws, that is called Maxwell equations। The first equation which was given by Gauss law in electricity, EDA is equal to, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, EDA is equal to Q by epsilon naught। फिर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, B डॉट dl बराबर 0, फिर E dl बराबर माइनस d phi by dt, फैराडे लॉ, एंड लास्ट जो अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो दीज वेयर द फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन गिवन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैक्सवेल ने दिया था एंड दैट इज नथिंग बट C इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर द परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, यहाँ पर भी आप V इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्पीड आ जाती है, किसकी, लाइट की आ जाती है। तो मैक्सवेल ने यहाँ तक बता दिया जाकर के कि लाइट इज ट्रेवल एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट भी क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चल रही है। एंड देखिए फिर से वही सारी चीजें आ रही हैं कि हम लोगों ने क्या कर दिया है कि आफ्टर डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लाइट को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो नेसेसरली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं और इनडायरेक्टली कर भी रहे हैं। वी हैव डेवलप्ड अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड
प्रोड्यूसर्स एनर्जी। तो जितने फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर्स में, जितने भी ये सारे फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, ठीक है, दैट आर बेसिकली ऑन द नेचर ऑफ द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम या क्वांटा या फोटॉन से रिलेटेड हैं। तो ये इसका जस्ट कंट्रीब्यूशन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये 3 टॉपिक पहले आप इतने पढ़ लीजिए। आफ्टर इट वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves, the spectrum that is developed due to the electromagnetic waves, number of 7 color जो 7 types of waves जो जनरेट होती हैं उनका डिस्कशन करेंगे, एंड वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज वेव्स लाइक माइक्रोवेव, एक्स रेज, यूवी रेज, ठीक है, गामा रेज, इनका कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसी इनकी एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।